नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है रेशनल स्टडी में। और आज हम वापस से द करंट अफेयर का शो डेली करंट अफेयर हम स्टडी कर रहे हैं। और द हिंदू हम और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदुस्तान तीनों पे अखबारों की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम हो, भले वो आरआरबी ग्रुप डी जो कि होने वाली हो, या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, या दिल्ली पुलिस हो, या फिर दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू हो, या दूसरी तमाम एग्जाम है जो अभी हाल ही में कंडक्ट होने वाली है, नेवी हो, एयरफोर्स हो, डिफरेंट टाइप की एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट योगदान आपका देगा करंट अफेयर सेशन। क्योंकि हम पूरी डेली का मतलब जो है तौर पे सारा पूरा करंट अफेयर एक भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि सारे पेपर कवर करते हैं। तो द हिंदू आज 10 अगस्त है दोस्तों, और ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। ठीक है, आधा इधर है आधा इधर है। तो 10 अगस्त है आज। ठीक है, और आज क्या तमाम खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो बिहार में क्या हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। क्या सरकार वहाँ पे वापस से दूसरी बनेगी या फिर दूसरे लाइन्स बनेंगे। ठीक है, और फाइनली क्या जेडीयू जो सर, ये तो पक्का ही है कि हाँ बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ के जो कि जेडीयू है वो आरजेडी यानी राष्ट्र जनता दल के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, इसको समझेंगे। इसके बाद दोस्तों फाइनली दोस्तों हमारे यहाँ पे जो ओलंपियाड हो रहा था दोस्तों, 44th चेस ओलंपियाड, उसका समापन हो चुका है दोस्तों, और रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। और ये पहली बार था कि इंडिया में ये हो रहा था। कहाँ पर दोस्तों? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में ये हो रहा था। आप समझ जाएंगे कि चेन्नई कहाँ पर है, हमारे तमिलनाडु में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसको देखेंगे, और साथ साथ में महाराष्ट्र की कैबिनेट का फाइनली एक्सपेंशन हो चुका है। यहाँ पर टोटल 18 मिनिस्टर बनाए गए, और क्या क्या कौन कौन बनाए गए, किस पार्टी से कितने हैं, और दोनों अलायंस में से क्या क्या हुआ, और क्या कौन आरोप लगा रहा है कि मतलब जो है एक्सपेंशन है उसमें एक भी महिला को क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि दोनों जो है पार्टीज़ के पास महिला कैंडिडेट काफ़ी थी लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर साइड में दे रखा है एक जो है बाबा है, उनको मिर्ची बाबा नाम से ग्वालियर के, इनको गिरफ्तार करा रैप के एक्यूज थे इनके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों जो पूर्व जो गवर्नर है दिल्ली के, उनने आरोप लगाया था, तो उनके ऊपर आरोप दिल्ली गवर्नमेंट लगा रही है, उसको उन्होंने बर्खास्त करा कि मेरे ऊपर से कोई आरोप नहीं करप्शन के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की जो जोड़ो यात्रा है, हम बोले भारत जोड़ो यात्रा, वो स्टार्ट होने वाली 7 सितंबर से। मेनली ये यात्रा कब से कब चलेगी, तो ये कन्याकुमारी से स्टार्ट होगी, और जो है कश्मीर तक जाएगी दोस्तों, श्रीनगर तक। वो 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो कि 7 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, फ्रंट पेज में ये है। इसके अलावा दोस्तों आधे जो दूसरा मतलब वही आधे हिस्सा जो फ्रंट पेज में, इसके अलावा क्या क्या है, तो यहाँ पर है श्रीकांत त्यागी की बात यहाँ पर चल रही है। तो श्रीकांत त्यागी को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। तो इनके ऊपर ये नोएडा के एक अपने आप को नेता बताते थे दोस्तों, पहले तो ये खुद सेल्फ नेतागिरी करते थे, और ऐसा इनका मानना है कि इनने आरोप लगाया था कि ये बीजेपी के जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं दोस्तों। और साथ साथ में इनके पास काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ मिली उसमें विधायक और दूसरी चीज़ों के इनके पास नेम प्लेट्स और गाड़ियाँ मिली दोस्तों। मेनली इनको कल अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों, जो नोएडा पुलिस है उसके द्वारा मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में इनको अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। और ये श्रीकांत त्यागी दोस्तों, इनके ऊपर आरोप था। ठीक है, वहाँ की नोएडा की ही एक सोसाइटी में दोस्तों इन्होंने एक महिला के साथ असॉल्ट्स और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बदसलूकी करी थी दोस्तों। उसके बाद ये फरार चल रहे थे, इनके ऊपर इनाम भी रखा गया था 25,000 का, उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वहीं देखा जाए तो दोस्तों जो वहाँ की लोकल रूलिंग पार्टी बीजेपी, उनका कहना है कि हमसे इसका जो हमारी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है, और ना ही ये बीजेपी के कोई सदस्य। आगे देखिए तो सीबीआई ने फ्रेश समन जारी करा दोस्तों, जो टीएमसी लीडर है अनुबत्रा मंडल को यहाँ पर सीबीआई ने जो है समन जारी करा है। और ये लगातार दूसरी बार है कि इनको समन दिया गया है। लेकिन ये जो है जैसे ही जब ईडी और ईडी या फिर सीबीआई ना जब समन जारी करती है, तो पता नहीं कि लोगों ने हॉस्पिटल की तरफ क्यों भागते हैं। तो ये भी हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन वहाँ की लोकल पार्टी ने मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करा, और इनको जो है एडमिट करने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर ये पढ़ने वाली। तो इस न्यूज़ में क्या पढ़ना है, इसमें दोस्तों क्या पैसेंजर कस्टम ड्यूटी की जो जितनी भी एयरलाइंस है उनको यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट को सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, जितने भी कस्टमर, जितने भी जो पैसेंजर है उनकी, इसके बारे में यहाँ दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप ने कुछ नए फीचर ऐड करे दोस्तों, जो कि अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे ऐप में, जो कि क्या फीचर्स मतलब है, प्राइवेट फीचर क्या है, क्या क्या इनको समझेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कुल मिला के फ्रंट पेज है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पर बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में काबा, ठीक है, काफ़ी ये गाना फेमस होता है जब यूपी में चुनाव हुए थे, बिहार में क्या। तो अब समझेंगे बिहार में क्या चल रहा है। तो आपको मालूम है 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे। ठीक है, 2020 में यहाँ पर चुनाव हुए थे, और लगभग आप समझोगे सबसे ज़्यादा पार्टी में सीट लाई थी यहाँ पर 243 कुल यहाँ पर सीट थी। और 243 सीट्स में से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आरजेडी जो राष्ट्र जनता दल है उसने यहाँ पर सीट लेके आई थी। वो यहाँ पर उसके पास 75 समथिंग को सीट थी। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 73 समथिंग जो है बीजेपी के पास थी, और थर्ड हाईएस्ट जो थी जेडीयू थी। जेडीयू के पास 43 से लगभग 45 सीट्स थी। ठीक है, तो जेडीयू ने क्या करा दोस्तों, जेडीयू अपनी सरकार, यहाँ जेडीयू का हमेशा ऐसा रहा है, जो इसकी जो प्रेसिडेंट है अभी फिलहाल में और जो चीफ मिनिस्टर इस सरकार से, वो नीतीश कुमार है, वो हमेशा सरकार में सत्ता में रहना चाहते हैं। तो पहले भी उनने काफ़ी सारे लोगों से, पहले उनका आरजेडी के साथ भी टाइप्स रहा, उसके पहले लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बाद में बीजेपी से आ गया, वापस से बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तो इसके कई सारे कारण थे दोस्तों, बीजेपी को ने क्यों छोड़ा और सत्ता में क्यों बना रहना चाहते हो। तो कुल मिला के इन्होंने दोस्तों क्या कर रखा था, बीजेपी से अलायंस करा रखा था, और इनके पास बहुमत था, तो इनकी सरकार चल रही थी। एज अ चीफ मिनिस्टर काम कर रहे थे, और बीजेपी एनडीए के अलायंस के तौर पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब इन्हें फाइनली दोस्तों बीजेपी को छोड़ दिया, और ये आरजेडी की तरफ बढ़ चुके हैं, और आरजेडी ने राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ पर इन्हें
इनके साथ इन्होंने टाइप कर लिया दोस्तों। अब ये एक 5 पार्टियों के साथ मिलकर, टोटल 7 पार्टीज़ के मिलकर एक महा गठबंधन बनाने जा रहे हैं और 164 एमएलए का इनके पास बहुमत है, ठीक है, इनका कहना ये है, ठीक है। और अगर आप समझें राष्ट्रीय जनता दल, जिससे पहले 2017 में भी, ऐसा नहीं कि पहली बार 2017 में भी इन्होंने टाइप करा था, लेकिन करप्शन के इशू रखने की वजह से आरजेडी के ऊपर और काफ़ी ईडी चार्ज इनके ऊपर रखने की वजह से इन्होंने इनसे टाइप छोड़ के बीजेपी से संबंध बना लिए थे, अलायंस कर लिया था, ठीक है। अगर आप समझे इसमें टोटल क्या क्या चल रहा है, इन्होंने क्या बोल के दोस्तों यहाँ पर करा था, तो मेनली जो 64 एमएलए की इनकी पार्टी है, उनका कहना है कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते करप्शन चार्जेस और दूसरी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये मेनली पहली बार है कि 8 टाइम इनका, अगर देखें अभी जो अगली शपथ लेंगे इन्होंने, फागू चौहान जो है वहाँ के गवर्नर, उनसे बोला है कि हमारे पास बहुमत है 164 एमएलए का, और जल्दी से जल्दी जो है सेरेमनी जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया जाए और सारे लोगों को शपथ दिलाई जाए। तो ये पहली बार होगा कि ये 8वें टाइम शपथ लेंगे बिहार के मतलब सीएम के तौर पर, और ये पहली बार 2000 में इन्हें शपथ ली थी दोस्तों। 2000 में इन्हें पहली बार बिहार के जो है चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी। काफ़ी दोस्तों यहाँ पर क्यूरियोसिटी का काम चल रहा है दोस्तों, बिहार में क्या क्या वहाँ पर घटनाएं हो रही है उसको समझते हैं, ठीक है। मेनली ये हुआ कैसे स्टार्ट, तो यहाँ के एक लोकल जेडीयू के ही दोस्तों ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है, और एक्स यूनियन स्टील मिनिस्टर दोस्तों आरसीपी सिंह थे दोस्तों। आरसीपी सिंह ने रिसेंटली, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो आरसीपी सिंह दोस्तों मेनली जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और वहाँ से दोस्तों एक्स यूनियन स्टील मिनिस्टर भी रहे, ठीक है, जेडीयू की पार्टी से। अब वो उनकी पार्टी में काम कर रहे थे और बाद में इनके ऊपर करप्शन चार्ज लगे, ठीक है। और करप्शन चार्ज लगने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या करा दोस्तों, जेडीयू से रिज़ाइन कर दिया और इनकी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख हो रहा था और बीजेपी की तरफ शामिल होने वाले थे। और ऐसी स्थिति होने वाली थी दोस्तों कि आरसीपी सिंह आगे जाके सिंधे बन जाते, जो एकनाथ शिंदे का जो केस हुआ ना बीजेपी के साथ टाइप करके, वैसा कुछ यहाँ पे जेडीयू को लग रहा था। उनका मानना ये था, जो नीतीश कुमार का, कहीं ना कहीं हमारे में भी महाराज जैसी स्थिति आती और हमारी सरकार गिर जाती और कहीं ना कहीं जेडीयू आपस में टूट जाती, जो जनता दल जो पार्टी है वो आपस में टूट के शिवसेना की तरह हो जाती है और बीजेपी के साथ आगे जो है आरसीपी सिंह सीएम बन के यहाँ पर शासन कर सकते थे। तो ये चीज़ पहले ना हो, इससे पहले ही उन्हें यहाँ पर आरजेडी के साथ 1 महीने पहले से ही आप समझे, जो तेजस्वी यादव है उनके से काफ़ी टाइप्स बढ़े, तेजस्वी यादव साथ में खड़े हुए, इनके साथ इन्होंने काफ़ी टाइप्स बना रखे थे और इनका मिलना जुलना काफ़ी 1 महीने पहले से चल रहा था। इफ्तार पार्टी भी अटेंड करने गए थे, ठीक है, नीतीश कुमार कुछ पैदल चल के इनके घर पे। तो ये पूरा रीज़न यहाँ पर इस समय से, मतलब बैकग्राउंड काफ़ी समय से बन रहा था। अगर आप समझे यहाँ पर, तो कुल मिला के क्या क्या हुआ दोस्तों, तो देखिए ये यहाँ पर अभी फिलहाल में फोटो में आपको दिख रहे जनता दल जी, जनता दल के यूनाइटेड लीडर नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जल जो है राष्ट्रीय जनता दल है इसके तेजस्वी यादव, इन दोनों ने मिलकर भी टाइप कराए और कुल मिला के 164 एमएलए है इनके पास। अगर आप देखें 1990 में सबसे पहले दोस्तों जो नीतीश कुमार थे, उन्होंने दोस्तों लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी जिससे उनको यहाँ पर सपोर्ट करा था और साथ साथ में उनको चीफ मिनिस्टर बनवाया था, ठीक है। इन्हें उस समय था 1994, मतलब आते आते इनके बीच में क्या क्या थोड़ी सी फाड़ हो गई, ठीक है, लालू प्रसाद यादव और नितिन कुमार जी, जो भी हमारे नीतीश कुमार जी, उनके बीच में 1994 में क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है जब इनके बीच में डिफरेंस हुआ तो इन्होंने दोस्तों क्या करा, आपस में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। 14 पार्टीज एमपी जो इनके थे उन्होंने यहाँ पर न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनी, उस समय इसका नाम था, जो जेडीयू था उसका नाम था समता पार्टी, ठीक है। इन्होंने इससे अलग हट गए दोस्तों और साथ साथ में दोस्तों इन्होंने 1995 में बिहार असेंबली इलेक्शन में पार्टीज इनकी जीत गई, ठीक है। और इन्होंने उस समय जो सपोर्ट करा बीजेपी को सपोर्ट करा, ठीक है। 2002 में इन्होंने दोस्तों बीजेपी पहली बार शपथ ली, लेकिन काफ़ी सारा जो विरोध होने की वजह से दोस्तों 7 दिन के बाद इनको रिजाइन भी करना पड़ा। 2005 में नीतीश सरकार पहली बार बीजेपी के सपोर्ट से यहाँ पर क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। 2013 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा क्रोनोलॉजी से समझ रहे हैं हम। 2013 में क्या होता है, यहाँ पर ये बीजेपी से इनका जो है टाइप्स होता है दोस्तों और काफ़ी सारे जो स्नैप्स इनके बीच में होते हैं, तो ये बीजेपी का दामन छोड़ देते हैं और फिर वापस से दोस्तों ये एक अलायंस बनाते हैं दोस्तों महागठबंधन का लालू प्रसाद यादव के साथ, ठीक है, 2015 में। और फिर वापस से क्या करते हैं, 2017 में कई सारे करप्शन चार्ज लालू प्रसाद यादव उस पर और ईडी केसेस होते हैं दोस्तों काफ़ी सारे, तो उनको छोड़ के वापस से दोस्तों ये किसकी पार्टी के पास आ जाते हैं, बीजेपी की सरकार के दोस्तों। तो आप समझते हैं फिर 2020 में दोस्तों इन्होंने वापस सरकार बनाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है, ठीक है, महाराष्ट्र कैबिनेट एक्सपांशन। तो फाइनली दोस्तों कल 40 डेज़ के बाद दोस्तों 40 दिन के सस्पिशियस टाइम्स के बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कैबिनेट का घोषणा कर दी है, कौन कौन कैबिनेट में रहे। तो यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर 18 जो है यहाँ पे मंत्री देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो 9 है वो फैक्शन या भटी हुई जो दूसरी शिवसेना है वो, और शिंदे जी के दल के, और बाकी 9 है बीजेपी के। तो टोटल 9 इधर 9 इधर, तो टोटल 18 यहाँ पर हो गए जितने भी मिनिस्टर है। इसमें मेनली ने 50-50 फॉर्मूला चलाया दोस्तों। और राजभवन में फाइनली जो है यहाँ का राजभवन, वहाँ पर सबने दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण करी, ठीक है। इनको शपथ आपको मालूम है राज्यपाल दिलाते, भगत सिंह कोश्यारी ने इनको शपथ दिलाई, वहाँ के जो गवर्नर है उनके द्वारा। इसके अलावा दोस्तों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको ट्वीट के माध्यम से दोस्तों जो है शुभकामनाएं दी। इसके बाद अगर आप समझें तो यहाँ पर काफ़ी काफ़ी ठीक है प्रक्रिया भी सामने अपोजिशन के सामने से और दूसरी चीज़ों से। तो मेन कारण यहाँ पर है कि एक भी महिला मंत्री को यहाँ पर सीट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया, यानी कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है, इसका एक आरोप लगा। सेकंड यहाँ पर दोस्तों जो बीजेपी की एक स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों, इनका नाम है चित्रा वांग, ठीक है, प्रेसिडेंट चित्रा वांग, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है अपोज करा दोस्तों संजय राउत के प्रेसिडेंट जो है मंत्री बनने पे दोस्तों। तो संजय राउत के ऊपर काफ़ी आरोप थे 2021 में दोस्तों, जब ये महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे तो इनके ऊपर आरोप थे दोस्तों। 23 साल की एक ठीक है ट्राइबल, यानी जो भी ट्राइबल बोले हम या फिर जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर एक लड़की को इनको मारने का दोस्तों आरोप था। उनको कुछ इनकी गाड़ी के द्वारा कुचल दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इनकी मिनिस्टर अभी थे कि नहीं थे, इनका आरोप था। इसके अलावा दोस्तों ये वापस से इनको जब ये अलग हुए दोस्तों और यहाँ पर बने वापस से जो है इस महाराष्ट्र जो सिंध सरकार की गवर्नमेंट में आए, तो इनको वापस से मंत्री पद दे दिया गया। पहले मतलब ये बंदा जो था महाविकास अघाड़ी में भी मंत्री था और अभी इस सरकार में भी मंत्री बन चुका है दोस्तों। तो इसका एक अपोज जो है बीजेपी की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने काफ़ी उस समय भी करा था और अभी भी करा दोस्तों, ठीक है। तो ये कई सारे स्थिति यहाँ पर सामने को देखने मिली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यू प्राइवेसी फीचर जो कि व्हाट्सअप में ने एप्लीकेबल करा। तो मेनली इसमें क्या क्या दो इंपॉर्टेंट, तो व्हाट्सअप ने ट्यूसडे को दोस्तों यहाँ पर अनाउंस कराएं कुछ नए प्राइवेसी फीचर जो कि अगले मंथ से यहाँ पर रोल आउट हो जाएंगे। क्या क्या है इसमें व्हाट्सअप में नए फीचर्स? तो मेनली आप जब भी ग्रुप आपको नए ग्रुप ज्वाइन करा होगा तो आप ग्रुप को जब भी क्विट करते हो लीव करते हो तो वहाँ पर मैसेज आता है कि इस फलाने नंबर ने ग्रुप या इस बंदे ने ग्रुप क्या कर लिया, क्विट कर दिया। तो इसकी जानकारी एडमिन को भी होती थी, प्लस दोस्तों जो साथ में मेंबर है उनको भी साफ साफ दिखता था। तो अब से क्या होगा दोस्तों, अगर आप मान लीजिए ग्रुप जो भी ग्रुप है आप उसमें से मान लीजिए आप क्विट करते हैं या लीव करते हैं तो साइलेंटली होगा। उसकी जानकारी किसके पास, उसकी जानकारी बस खाली एडमिन के पास होगी। किसके पास? ठीक है, ओनली द एडमिन ऑफ द ग्रुप विल बी नोटिफाइड, ठीक है। तो उसकी जानकारी सिर्फ एडमिन के पास होगी। एक चीज़ यहाँ पर ये, दूसरी चीज़ यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किसको ऑनलाइन देखना चाहते हैं। आप फैमिली में कोई भी हो, आपके फैमिली में मान लीजिए का ग्रुप है या फिर फैमिली में कोई भी मेंबर है, उन वो ही ऑनलाइन होंगे तो आपको दिखेंगे, इसके अलावा नहीं दिखेंगे। इसके अलावा आप भी ये भी चूज़ कर सकते हो आप किसको ऑनलाइन दिखना चाहते हो, ठीक है। हर किसी को आप ऑनलाइन ही दिखोगे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें जुड़ी। तो लीव्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, एज वेल एज चूज योर यू कैन सी द वाई दे आर ऑनलाइन, ठीक है। साथ में एक तीसरी इंपॉर्टेंट है ब्लॉक स्क्रीनशॉट। कई बार क्या होता है बहुत सारे लोगों ने अपने मैसेज डालते हैं या फिर स्टेटस डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो लोगों ने उसको बिना पूछे जब आप सेंड आपसे मांगते या फिर मांगते तो आप नहीं सेंड करते, तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने उसमें डाल लेते हैं या फिर रख लेते हैं। तो वो स्क्रीनशॉट्स होल्डर भी आप लगा सकते हो, ब्लॉक स्क्रीनशॉट होल्डर आपकी पिक्चर या आप मैसेज पे, जिससे कोई भी बिना विदाउट आप बिना उसको सेंड करें मतलब कोई भी उससे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। तो एक इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ है जिससे आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर कोई भी मैसेज आप इंपॉर्टेंट शेयर कर रहे हो तो कोई हर कोई इसको सेव नहीं कर सकता थ्रू स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये तीन फीचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है व्हाट्सएप ने रखे हैं। तो अगर आपको देखना है तो कल मतलब अगले महीने से स्टार्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये क्या मामला है, कस्टम डिपार्टमेंट को पैसेंजर की चीज़ें या पैसेंजर डाटा क्यों एयरलाइंस को प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, हाल ही में दोस्तों जो एयरलाइंस जितनी भी, भले वो इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक एयरलाइंस हो, उन सबको दोस्तों पैसेंजरों का डाटा है ना, जितना भी डाटा है, क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट वो देखेंगे, उसको यहाँ पर जितनी भी जानकारी हो कस्टम डिपार्टमेंट और जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। काय के लिए हो रहा है दोस्तों, तो मेनली जो भी ऐसा इंसान कहीं फरार नहीं हो जाए, जैसे नीरव मोदी और इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है, टैक्स चोरी का केसेस है, या फिर बैंक करप्शन या फिर किसी प्रकार का जो है उनके ऊपर आरोप से उनके ऊपर प्रोब चल रहे हैं, प्रूफ ऑफ ऑफेंस है उनके ऊपर, तो उनको इजीली उनको देश नहीं छोड़ पाए और कोई भी ऐसा बंदा इजीली कोई देश नहीं छोड़ पाए, इसलिए इसको कंपलसरी करा गया। तो एयरलाइन जो भी को मैंडेटरी कर दिया गया दोस्तों क्या मैंडेटरी कर दिया गया, इंटरनेशनल पैसेंजर की हो या फिर डोमेस्टिक पैसेंजर हो, सबको कस्टम डिपार्टमेंट को यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू प्रोविज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोविंस एंड ठीक है प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंस अंडर द कस्टम एक्ट 1962 के थ्रू इसको मतलब मैंडेटरी कर दिया कि जो भी जानकारी होगी पैसेंजर की वो आपको कस्टम डिपार्टमेंट को और दूसरे डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो पैसेंजर ऑफ नेम, रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको देनी पड़ेगी। साथ साथ में इंटरनेशनल फ्लाइट हो, ठीक है, जो कि अराइविंग हो रही हो या फिर डिपार्चर हो रही होगी, या तो जा रही होगी या फिर उतर रही होगी अपने एयरपोर्ट पे, उस भले कोई सी भी कंट्री की हो, उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। नेम, रिकॉर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट 2022 के थ्रू इसको कंपलसरी कर दिया गया है। साथ साथ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कस्टम को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर करते हैं, उसको यहाँ पर ये जानकारी देने के लिए कंपलसरी कर दिया गया। आगे आप देखिए तो पैसेंजर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, तो पैसेंजर का नाम होगा दोस्तों, ठीक है, उसका पी ए जो पैसेंजर PNR जो डेट होती है, ठीक है, वो होगी, ट्रेवलिंग डेट होगी, साथ में क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी जिसमें उसने कुछ भी जो है पैसे किसके थ्रू दिए हैं, क्या अकाउंट है उसका, इसमें सब क्योंकि क्रेडिट कार्ड से कटा तो सारी चीज़ें इसमें डिटेल आ जाती है टिकट्स में। सीट नंबर होगी दोस्तों उसकी और काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब लगभग जब भी ये अराइवलिंग होगी, डिपार्चर होगी, उसको 24 घंटे पहले ही डाटा आ जाना चाहिए। मान लीजिए फ्लाइट अभी उड़ने वाली है तो उसके उड़ने से पहले ही 24 घंटे पहले डाटा मतलब जो है कस्टम डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में
टैक्स भी दोस्तों यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना भी कस्टम ड्यूटीज़ है वो भी आपको 24 घंटे पहले ही पे करनी पड़ेगी, और साथ साथ में डिटेल भी 24 घंटे पहले देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप फेलियर होते दोस्तों तो उसमें सबसे ज़्यादा है, कोई अगर कोई एयरलाइंस इस सब चीज़ों को नहीं करता तो उसको 25,000 रुपये जो कि पेनल्टी लगेगी, जो कि मिनिमम में मैक्सिमम 50,000 तक पेनल्टी जा सकती है, ठीक है, पर कस्टमर, ठीक है। तो ये मेनली रिस्क ऑफ एनालिसिस पैसेंजर है, जो कलेक्शन है, तो पूरा ये जो है कहीं ना कहीं जो भी यहाँ से आरोपी है इजीली जो है फ्लाई ऑफ करके दूसरी कंट्री नहीं चला है, इसलिए यहाँ पर इसको रेगुलेटरी मैंडेटरी करा है एयरलाइंस के लिए। यहाँ पर दोस्तों AIADMK के जो पार्टी है जो कि तमिलनाडु में एक्टिव है दोस्तों, पहले इनकी सरकार भी रही दोस्तों, तो इनके पहले जो MP थे, जो कि जब सरकार ये बनी थी दोस्तों, जो ये पार्टी जब बनी थी उससे पहले जो सांसद चुने गए थे माया तेवर, ठीक है, माया तनवर इनका नाम है। ये पहले MP थी, इनकी डेथ हो गई 88 की एज में दोस्तों। मेनली दुबली करके डिंगुली, ठीक है, डिंडीगुल जो है यहाँ पर लोकसभा से पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन में चुने गए थे, और इनकी 2 लीव सिंबल के तहत 1973 के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम इनको चुना गया था, और ये पहले जो AIMDM के जो पार्टी है उसके सांसद थे। इनका नाम था माया तनवर, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सीनियर AIMD के पॉलिटिशियन KM माया तनवर, जो कि पास हुए हो चुके हैं। अगर आप देखें तो मिस्टर MG ठीक है, रामाचंद्रन जो है इस पार्टी के फाउंडर थे जब इनको बनाया था, जब इनने फाइनली पहले टाइम दोस्तों किसी भी जो सांसद के तौर पर इस पार्टी के तौर पर विक्ट्री उन्होंने हासिल करी थी DD गुल लोकसभा से, ठीक है। और AIDM के जो अभी फाइनल में जो है जनरल सेक्रेटरी जो कि इदप्पी के पल्लन स्वामी, उन्होंने दोस्तों इनको, ठीक है, शोक समाचार में दोस्तों सद्भावना जाहिर करी अपनी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 9 अगस्त को आपको मालूम है क्या बनाया था, तो वर्ल्ड ट्राइबल डे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये उसका ही एक दृश्य है। तो ट्राइबल मूवमेंट ने यहाँ पर ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल या वर्ल्ड ट्राइबल डे भी हम जिसे बोलते हैं, उसमें वासी मुंबई में दोस्तों इस प्रकार की यात्रा तिरंगा की यात्रा निकाली आदिवासी महिलाओं द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने, तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है PSA रूल, ठीक है। PSA रूल क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का पंचायत राइट इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, इस प्रकार का तो पंचायती राइट इन शेड्यूल एरिया ट्राइबल लोगों को यहाँ पे सशक्त करने के लिए यहाँ पे कोशिश की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। तो मेनली होगा क्या दोस्तों, जो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य, वहाँ पर जितनी भी पंचायतें होगी उन पंचायतों में मान लीजिए अगर वहाँ की पंचायतों में 33% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है, तो उनके पास कहीं ना कहीं सीधा सीधा अधिकार होगा इन सब चीज़ों को डिसाइड करने। कोई भी इशू होंगे जो कि फॉरेस्ट और वाटर लैंड से डिस्प्यूट होंगे या फिर दूसरे होंगे, तो उसमें अधिकार या जो है जो राइट्स होंगे जो भी सुनाने का, और ट्राइबल्स को लोगों को होगा, ठीक है। तो मेनली अगर आप देखें तो पंचायत राइट, ठीक है, इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, जिसे हम PESE रूल कहते हैं। अगर ट्राइबल स्टेट्स, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप देखें ट्राइबल में ऐसी कोई सी कंस्टिट्यूट जहाँ पे 30% ज़्यादा प्लस या फिर 30% जो पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो यहाँ पर कोई सा भी डिसीजन होगा वो अपना ओन डिसीजन रिलेटेड टू फॉरेस्ट और लैंड के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्राइबल डे जो 9 अगस्त को बनाया गया उसके मौके पे इसको लॉन्च करा गया, और जो ट्राइबल आदिवासी उनको कहीं ना कहीं सशक्त बनाने की कोशिश करी गई है। तो सेंट्रल लॉ है दोस्तों जो कि 1990s में पहली बार यहाँ पर मतलब केंद्र गवर्नमेंट द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, और इसको 1990s में सबसे पहले जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ट्राइबल पॉपुलेशन को यहाँ पर मजबूत करने सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। तो और भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं गवर्नमेंट द्वारा मैनिफेस्टो है या फिर बहुत सारे जो है यहाँ पर राइट दिए गए ट्राइबल को। 50% जो मेंबर है अगर वो ग्राम सभा के हैं ये भी कंपलसरी करा गया, और उन 25% में से ठीक है जो 50% जो ग्राम सभा के मेंबर वो ट्राइबल्स होंगे, और उन 50 में से 25% का फीमेल जो रहना कंपलसरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर जोड़ी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेडिशनल आर्टरीज यहाँ पे पहनी है, ठीक है, वही आपका जो है वर्ल्ड ट्राइबल डे की 9 अगस्त को बनाया जाता है, उसमें यहाँ पर ट्रेडिशनल एट्रीज जहाँ पे जो है महिलाओं ने पहनी है, बच्चों ने, और काफ़ी खुशी है विजयवाड़ा की पी के दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये डाटा पॉइंट से लिया गया है दोस्तों। तो डाटा पॉइंट्स में ये इस बार दोस्तों जो डाटा है वो मेनली चाइल्ड का साइबर अटैक्स से काफ़ी जो केसेस बढ़ गए हैं। तो हमें पे जो साइबर केसेस हो रहे हैं उसमें चाइल्ड बच्चों को काफ़ी फंसाया जा रहा है, उसकी यहाँ पे डाटा दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्रिमिनल साइबर क्राइम, ठीक है, के बारे में दे रखा है यहाँ पर, और अगर आप देखें पिछले कुछ 2017 से 2020 का जो 100 केसेस जो साइबर क्राइम के जो बच्चों के ऊपर लिए गए थे, वो उसमें से दोस्तों अगर आप देखें तो जो भी ट्रायल के लिए पहुंचाए गए थे, यानी ट्रायल मतलब कोर्ट में, ठीक है, मान लीजिए 1000 केसेस दोस्तों ट्रायल के लिए पहुंचाए गए, मतलब ट्रायल कहाँ पर, मतलब उनको पकड़ा गया कोर्ट में पहुंचाया गया। तो कोर्ट में पहुंचाया गया उनके ठीक है जो कि बच्चों के खिलाफ साइबर केसेस हुए थे, उनमें जो आरोपियों को पहुंचाया गया, तो उसमें से मात्र आप देखोगे ना तो उन ट्राइबल में से 17 से लेकर 2006 को ही यहाँ पर कन्विक्ट किया गया, यानी 6 को ही यहाँ पर मतलब सज़ा सुनाई गई, ठीक है। मतलब आप समझते हैं कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है, अगर बच्चों के ऊपर क्राइम होता है तो उसका कन्विक्शन रेट हमारे देश में काफ़ी कम है। इसमें से बस 98% दोस्तों जिनको मतलब 98% केसेस पूरे क्या है यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें से 27% लोगों को ही यहाँ पर चार्जशीट दायर की जाती है, यानी पुलिस द्वारा जो चार्जशीट उनको गिरफ्तार किया जाता है वो मात्र 27% लोगों को ही, 1000 में से 27% लोगों को ही चार्जशीट किया गया था, ठीक है। ये सब जानकारी यहाँ पे दे रखी है। अगर आप देखोगे 2020 में दोस्तों 1200 केसेस आए थे, जो कि 2017 के 88 केसेस से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए दोस्तों। मतलब 2017 में 88 केसेस थे, तो अब बढ़ के दोस्तों 1102 केसेस कुछ यहाँ पर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों पिछले कुछ सालों में।
साइबर क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड्स के ऊपर। अगर आप देखिए मेनली बच्चों को जो फंसाया जाता है वो प्रोनोग्राफी, इस पिक्चर्स और दूसरी वेबसाइटों के थ्रू फंसाया जाता है, जिससे बच्चे इजीली यहाँ पर 60% से तो बच्चे इसी से अफेक्टेड होते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से, भले कोई सा भी उनसे बच्चे से पैसे वसूले जाए, फिर किसी प्रकार का भी साइबर क्राइम हो। ठीक है, अगर आप देखोगे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा केसेस आपको इन दोनों राज्यों से ही देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा केसेस जो है यहाँ के बच्चों को अफेक्ट किया जाता है साइबर क्राइम के थ्रू। ठीक है, तो इसमें देखो आप ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, इस मैप में साफ तौर पर देखा चार्ट शो द नंबर ऑफ केसेस इन साइबर क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द चाइल्ड फाइल इन 2020 में जितने भी केसेस जो कि फाइल किए गए या केसेस जो सामने आए बच्चों के, उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों केस महाराष्ट्र के आप देखिए 207 अकेले केस जो कि महाराष्ट्र के, जो कि सबसे डार्क एरिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 197। ठीक है, सबसे कम केसेस आपको जो देखने को मिलेंगे वो वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल में मात्र 6 केसेस यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए। ठीक है, और उसके बाद थर्ड हाईएस्ट में आप देख सकते हैं 144 के साथ कर्नाटका। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा ग्राफ है इसमें दे रखा कि जो जस्टिस है वो बहुत स्लो है हमारे पे इन मामलों में। साइबर क्राइम की जो जस्टिस है वो काफ़ी स्लो है, जैसे कि हमने बात करा कुछ 1727 केसेस जो है 2017 में इन्वेस्टिगेशन के लिए और 2020 तक के बीच में करे, तो उसमें से मात्र 497 को यहाँ पर चार्जशीट जारी करी गई, और 192 में से दोस्तों जो ट्रायल हो रहे थे उनमें से बस खाली 7 को जजमेंट के लिए, वर्डिक्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें से 6 को सज़ा सुनाई गई और 3 को छोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे मामले यहाँ पे सामने आए। जैसे 127 में दोस्तों 149 पे चार्जशीट की गई, 479 में, और 1092 में दोस्तों यहाँ पर जो है इनमें से 3 को एक्विट किया गया, मतलब छोड़ दिया गया, और उसमें से 6 को ही मतलब सज़ा सुनाई गई, जो कि बहुत ही कम है। कन्विक्शन रेट मात्र 27%, यहाँ पे 0% भी कुछ भी नहीं है साथ तक। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है चार्जशीट रेट का, यानी कितनों पे पुलिस ने यहाँ पे चार्जशीट दायर करी और उनको गिरफ्तार किया गया। तो इन मामलों में अगर आप देखें 2017 से 2020 तक मात्र 27% लोगों को ही यहाँ पर चार्जशीट की गई, जिन लोगों को पे जो कि टोटल केसेस हुए थे सामने आए उसमें से मात्र 27% को भी चार्जशीट हुई, और जो कि सिमिलर क्राइम से सबसे लो है। आप देखो यहाँ पर चार्ज जो है साइबर क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड में आप देखोगे यानी बच्चों के विरुद्ध जो भी हुए उसमें से मात्र 27% लोग ही हैं जिनको हुआ। बाकी आप देखोगे काफ़ी सारे जो होते हैं थीफ होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, और किडनैपिंग होती है। इसके अलावा दूसरे के उसमें काफ़ी मतलब अच्छी चार्जशीट होती है, लेकिन इन मामलों में कंपेरेटिवली बहुत ही कम देखा जाता है। अगर आप देखोगे पुअर कन्विक्शन रेट भी साथ साथ में मात्र 2017 से 2020 में मात्र 0.5% ही कन्विक्शन रेट है। मात्र आपने देखा ही 1000 कुछ बच्चों में जो है 1000 कुछ क्रिमिनल उसमें से मात्र 0.5 या 6 लोगों को ही यहाँ पर सज़ा सुनाई गई, जो कि बहुत लो है, 0.5% ही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। ये सारा डाटा दोस्तों NSCB से लिया गया दोस्तों। तो मतलब बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस कहीं ना कहीं फैलानी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि इन सारे जो साइबर क्राइम से या OTP शेयरिंग है दूसरी चीज़ें हैं वो इजीली ना करें और इन वेबसाइटों से भी बचें। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों इसरो के बारे में। तो इसरो SSLV क्यों चाहता है दोस्तों, उसने SSLV क्यों बनाया और इतना इंपॉर्टेंट है, वाई इसरो वांट्स SSLV, और ये फेल क्यों गया इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। जो हमारा SSLV यानी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि छोटी क्षमता की यानी कम वेट वाली जो है सेटेलाइट लेके जाता है, कम दूरी वाली। ठीक है, अब SSLV मतलब बना बहुत सही साथ था। अब ये हुआ कैसे इसको समझते हैं दोस्तों। हुआ क्या था दोस्तों, 7 अगस्त का समय था दोस्तों। ठीक है, इसरो दोस्तों रेडी था अपने जो फर्स्ट फ्लाइट थी SSLV की उसको उड़ाने के लिए, दोस्तों लॉन्च करने के लिए। तो आपको पता है हम जब भी लॉन्च करते हैं कहाँ से करते हैं, 2 स्टेशन थे, एक तो हमारा थुम्बा में है दोस्तों, केरला में थुम्बा में, और एक है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश के पास में जो पुलिकट जो लेक है उसमें दोस्तों ठीक है, जो कि हमारा श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर जो कि हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से हम एक लॉन्चिंग व्हीकल है हमारा। ठीक है, तो वहाँ हमारे 2 लॉन्च पैड है, उसमें से हम कोई सा भी एक इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली हम 2-3 जगह से लॉन्च करते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट अधिकतर जो करते हैं हम जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से करते हैं, जो हमारा श्री हरिकोटा में। अब वहाँ से हम दोस्तों SSLV लॉन्च कर रहे थे। इसमें 2 प्रकार की मतलब सैटेलाइट इसके साथ जा रही थी SSLV, और पहली बार इसकी लॉन्चिंग थी, पहली बार कोई सी सैटेलाइट हम इसे लॉन्च कर रहे थे। इसको हमने डेवलप क्यों करा इसके बारे में हम समझेंगे। SSLV क्यों इंपॉर्टेंट है, PSLV हमारे पास मेनली PSLV भी है, PSLV और GSLV दोनों प्रकार के, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। लेकिन हम SSLV को क्यों डेवलप करा, और ये पहली इसकी उड़ान थी इसको डेवलपमेंट के बाद जब इसको बनाया गया उसके बाद, जो कि हम एक अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट 2 छोड़ रहे थे, और एक हम एक आज ठीक है आज़ादी सेट करके जो है बच्चों द्वारा बनाई गई थी उसको छोड़ रहे थे। 2 की सैटेलाइट बच्चों द्वारा बनाई गई थी, उसको इन दोनों सैटेलाइट को लेके जा रहा था वो। ठीक है, तो मेनली क्या प्रॉब्लम हुई इसको समझेंगे। तो मेनली इसको सक्सेसफुली लॉन्च करा गया, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो कि 2 सैटेलाइट लेके जा रहा था, इसमें से एक का नाम था अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट नंबर 2 जिसे ES2 बोलते थे। ये मेनली सर्वेलांस करने के लिए, और दूसरी चीज़ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट को समझने के लिए, और दूसरी सारी जो है पीक लेने के लिए काम में आता था। और जो कि इसकी वजन मात्र 135 ग्राम था, kg था, और आज़ाद सेट का जो ग्राम था 8 किलो था। तो इन इसको लेके वो उड़ा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, लेके उड़ा और अच्छी सारी लॉन्चिंग हुई, और पूरा आगे का तो रॉकेट का फर्स्ट 3 स्टेज थे बहुत अच्छे से मतलब हुए। आखिरी जो स्टेज है उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ उसको समझेंगे। तो
अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट दोस्तों बहुत एक प्रकार का एडवांस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है दोस्तों, जो कि मेनली हमको काफ़ी सारी पिक्स देने के लिए, क्लाइमेट्स और मौसम संबंधित जानकारी देने के काम आता। ठीक है, तो पहला एक तो हम छोड़ ही चुके थे, ठीक है, जो कि PSLV से लॉन्च करा था हमने इसको। एक बार फर्स्ट जो हमारा छोड़ने वाला व्हीकल है जो कि SSLV, उसको ट्राई कर रहे थे हम। उसके साथ साथ में हमने आज़ाद सेट, जो कि देश की 75वीं वर्षगांठ के तौर पर 25 देश की 75 जो कि स्टूडेंट है, का सारी महिला स्टूडेंट है, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, तो ये पूरा 75 टाइनी पेलोड्स का एक सिस्टम था जो कि ऊपर जाके सेटल होने वाला था। कहाँ पर? इलिप्टिकली पार्ट पे, यानी कहाँ पर दोस्तों? इलिप्टिकल पार्ट पे। तो मेनली ये जाकर दोस्तों ऊपर जाता, और लगभग 350 किलोमीटर का जो इलिप्टिकल पार्ट है, जो इलिप्टिकल पार्ट क्या होता है वो सर्कुलर पार्ट समझिए। जब सेटेलाइट काफ़ी दूरी पे, लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर सर्कुलर यानी इस प्रकार के जो रोटेशनल करती है उसको सर्कुलेशन बोलते हैं, उसको GSLV से छोड़ा जाता है। वो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, इसलिए उसकी ताकत ज़्यादा चाहिए रहती है, तो GSLV का हम यूज़ करते हैं। और जब सेटेलाइट इस प्रकार का इलिप्टिकल रोटेशन करती है, जिसे हम बोलते हैं पोलर, ठीक है, पोलर रोटेशन जिसे इलिप्टिकल बोलते हैं, तो जाना इसको इस प्रकार से था, मतलब इलिप्टिकल सर्कल लगाना था, वो चली गई इस तरफ गई, सर्कुलर पाथ में ऑर्बिटल में चली गई, जिस वजह से ये अब हमारे किसी काम की नहीं रही। ठीक है, अगर आप समझिए तो मेनली जो इस रॉकेट को जो SSLV को छोड़ा था, इसका फर्स्ट मेनली 3 स्टेज रॉकेट था। इसमें पहले 3 स्टेज में सॉलिड फ्यूल था और लास्ट में जो है लिक्विड फ्यूल था। तो आखिरी स्टेज में दोस्तों था इसका सेंसर के थ्रू पे काम करने वाला था, सेंसर रिजल्ट, जो कि कहीं ना कहीं माल फंक्शन इसमें देखा गया, जिस वजह से जो इसका एंगल है ना वो ढंग से डिसाइड नहीं कर पाया। पहले कुछ सेकंडों में तो मतलब काफ़ी अच्छा इसने वर्क करा। जैसे ही दोस्तों स्पेस इसमें ये पहुंची, उसके बाद जब इसको यह सेट करना था कि किस ऑर्बिटल में जाएगी, ऑर्बिटल और दूसरी चीज़ें सेट करनी थी, तो इसने गलती से एंगल चेंज करके दोस्तों ये इस ऑर्बिटल में जाने की वजह से दोस्तों सर्कुलर ऑर्बिटल में चली गई, और अभी हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है, दो प्रकार की सेटेलाइट करते हैं, एक तो पोलर, एक वो सेटेलाइट जो कि जियो स्टेशनरी होती है, जो कि इस प्रकार से सर्कुलेट करती है, और एक होती है जो है पोलर, जो पोलर पे चक्कर लगाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का चक्कर लगाती है, जिसको हम बोलते हैं पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या फिर हम किसी भी से छोड़ सकते हैं, जिसे हम इलिप्टिकल पार्ट बोलते हैं। तो सेटेलाइट को मेनली जाना कहा था दोस्तों इलिप्टिकल ऑर्बिटल में जाना था, लेकिन ये चली क्या करने गई, जो है जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिटल है उसमें चली गई। अब दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत ये हो गई कि अब हमारी किसी काम की नहीं, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन हमारा पूरा टूट गया। ठीक है, दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा SSLV मेनली छोटे वजन का एक या छोटा शक्ति का रॉकेट है, और मेनली कम वजन ले आता है, और इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूज़ है इसको समझेंगे दोस्तों। मेनली 3 लेयर में होता है। देखो, फर्स्ट होती है यहाँ पर ये रॉकेट, ये ऊपर जाके टूटते आते धीरे धीरे, जैसे इनमें फ्यूल खत्म होता है, इसको अपने आप रॉकेट छोड़ते जाता है। इससे क्या होता है, वेट भी कम होता है, और साथ साथ में हमारी रफ्तार बढ़ जाती है। तो उसको हम छेड़ जाते हैं, इसे ही खत्म हो जाता है, हम फालतू वजन ऊपर लेके नहीं जाते। तो इस ये भी सॉलिड होता है, ठीक है, पूरी तरह से सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड मतलब आप रॉकेट में जैसा बारूद, आप जो दिवाली का रॉकेट छोड़ते हो उसमें भी जो बारूद भरा होता है वैसा सॉलिड इसमें फ्यूल रहता है। सेकंड स्टेज जो ये वाली होती है, इसमें भी दोस्तों सॉलिड फ्यूल होता है। थर्ड स्टेज में भी दोस्तों सॉलिड फ्यूल होता है। तो इसको कंट्रोल करना मतलब ये अपना आप जलता है, इसको अपन ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। बात आती है दोस्तों थर्ड जो लास्ट स्टेज होती है वो लिक्विड होता है, लिक्विड फ्यूल होता है। ठीक है, इसको मतलब इसके आसपास में इंसुलेटर लगाने पड़ते हैं, ताकि इसका जो टेम्परेचर हो मतलब माइनस में ही रहे, और ये ईजिली वर्क कर पाए। इस लास्ट में ही सेंसर प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों जो है ग्लीच देखा गया, और बाद में इसने एंगल चेंज कर लिया, जिस वजह से दोस्तों ये इलिप्टिकल पाथ में जाने की बजाय सर्कुलर पाथ में चले गया। यानी जाना था यूँ वाले में और जा गया यूँ वाले में। ठीक है, अभी यूँ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, यूँ। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ पर इसमें साइड में क्या लिखा हो देख लो, आप पढ़ लो। ठीक है, तो मेनली SSLV एक प्रकार का 3 स्टेज पावर सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, दिस आर द परफॉर्म्स इन फंक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हाउएवर दिस कम इन थर्ड स्टेज। ठीक है, जो कि लास्ट स्टेज थी उसमें पहुंचा, वैसे ही वहाँ पर इसमें क्या हुआ, एक ग्लीच देखा गया, जिससे दोस्तों ये सैटेलाइट हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, देयर इज अ माल फंक्शन इन सेंसर। ठीक है, सेंसर विच रिजल्ट इज प्लेसिंग द सैटेलाइट इज इलिप्टिक ऑर्डर। ठीक है, रेदर देन द सर्कुलर पाथ। जाना था इलिप्टिकल पाथ में, लेकिन चलेगा सर्कुलर पाथ में। अब इलिप्टिकल पाथ में जब ये गया, ठीक है, तो इलिप्टिकल पाथ एक ओवल शेप होता है दोस्तों, जो कि पोलर, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का चक्कर लगाता है दोस्तों, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, वहीं आप देखोगे ठीक है, ठीक है, आप समझ सकते हो, ये सब चीज़ तो आपको मालूम होगी दोस्तों। और मेनली इनका लगभग मिनिमम दूरी 76 किलोमीटर होती है। ठीक है, और लगभग 360 किलोमीटर चली जाती है दोस्तों। ठीक है, 80 किलोमीटर के ऊपर दोस्तों हमारा जो है एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, और जो है हमारा स्पेस जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्पेस जिसे हम बोलते हैं, जो रेखा होती है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जहाँ पर किसी भी का हक नहीं है किसी भी देश का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट हाइट होती है दोस्तों, जो कि ओवल ऑर्बिटल की लगभग 7 किलोमीटर होती है। आगे आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे दोस्तों क्यों SSLV का विकास किया गया, और हमारे पास जब इंपॉर्टेंट JSLV था, PSLV था, और GSLV MK30 था, तो हम PSLV आपको मालूम है छोटी मोटी सेटेलाइट है, जिनका वजन 2000 किलो है। ठीक है, समथिंग 2000 किलो या 2 टन 3 टन का जो है वो हमको पहुँचाना होता है। तो हम PSLV से आदम से कम दूरी तक पहुँचा सकते हैं, लगभग 360 किलोमीटर तक, जो किलोमीटर है उसकी ऊंचाई तक हम इसको पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये तो लाल कलर का हो गया। ठीक है, और ये जो ब्लेक कलर का होता है ना दोस्तों, और ये और ज़्यादा ब्लैक जो होता है, ठीक है, JSLV और JSLV Mark 13, ये खतरनाक है, और ये इसका भी खतरनाक है। ये डबल पावरफुल है। ये लगभग 5000
किलो का मतलब सैटेलाइट लेके जा सकता है, और काफ़ी दूर पे जी मतलब सर्कुलर पाथ में जब हमको ले जाना रहता है ना, जब भी किसी भी सैटेलाइट को, तो हम इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, GSLV यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल मार्क थर्ड इनको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है मार्क थर्ड। तो इसका उपयोग हम करते हैं कब, जब हमको काफ़ी दूरी में जाना होता है और काफ़ी ज़्यादा वजन लेना पड़ता है। ये लगभग 4 टन का वजन, और लगभग 4, 4.5 टन का वजन ले जा सकता है अपने साथ, यानी हाथी वाथी को भी सब साथ में ले जा सकता है, लगभग हाथी को लेकर ऊपर ले जा सकता है। तो मेनली हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, मेनली एक रीज़न दोस्तों, ठीक है, ये जो जो GSLV है और PSLV काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लोड ले जाने में काम आते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रीज़न है दोस्तों, जब हमको छोटी मोटी सैटेलाइट जैसे ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेंस सैटेलाइट या अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो कि कम वेट की होती है और ज़्यादा पावरफुल होती है, उनको छोड़ना होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा फ्यूल और कॉस्ट ज़्यादा होता है, और ये बनते भी महंगे हैं, यहाँ पे जो है बनाने में टाइम लगता है इनको, और महंगे लगते हैं। वहीं आप देखोगे तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल छोटे होते हैं और जल्दी बन जाते हैं, लगभग लगभग 72 घंटे में ये बन जाते हैं, मतलब 3 दिन में इनको तैयार कर लिया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, मतलब पार्ट्स बन के रखे रहते हैं, इनको जल्दी ही मतलब अंदर जो है हमारे जो पेलोड होता है उसमें इसको फटाफट इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो वहीं देखोगे आप बहुत ज़्यादा पावर इसमें इस्तेमाल होती है। वहीं SSL में वो तो बहुत ईजी टू स्मॉल होता है और मीडियम लोड ले आ सकता है, और 10 किलो से जो कि 500 किलो तक का होता है, और कम एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बहुत ही कम खर्च आता है इसमें। लगभग 5 करोड़ में दोस्तों एक फ्लाइट ले लेता है, उसमें 2 से 3 सैटेलाइट छोटी मोटी ले जा सकता है, जिससे हमको काफ़ी फायदा होता है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, बाहर वाले सैटेलाइट ज़्यादा छोड़ते हैं बाहर के देशों की, तो हमको काफ़ी ज़्यादा जो है मनी जनरेट होती है, हम सस्ते में जनरेट करते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो कि दूसरे देश के लोग हैं वो हमारे यहाँ से सैटेलाइट पहुँचवाते हैं ना, हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल का यूज़ करते हैं उनकी सैटेलाइट छोड़वाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज में दोस्तों मेनली इसका एक कारण क्या है दोस्तों, इसका जो है सॉलिड फ्यूल है, पूरी तरह से सॉलिड फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल को दोस्तों रखने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, इजीली बर्न होता है और अपना काम करता है। लास्ट स्टेज में जो हुआ ग्लिच हो उसको सुधार लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी आप देखोगे ना, PSLV और GSLV वो लिक्विड प्रोपेलेंट होते हैं, जिनको हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होता है उसमें, खूब सारा जो है कई बार क्या होता है इंसुलेटर लगाने पड़ते हैं, और काफ़ी उनको जो है टेम्परेचर उनका मेंटेन करके रखना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आती है, और एक्सपेंसिव और ज़्यादा, ये दुगने तिगने महंगे के पड़ते हैं, क्योंकि हेवी सेटेलाइट लगे जाते हैं ना। तो ये कारण है दोस्तों कि हम SSLV को हमने SSLV का आविष्कार करा, और इसका हम उपयोग इसलिए करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटेलाइट जल्दी जल्दी छोड़ पाए और ज़्यादा छोड़ पाए, ठीक है। इसलिए हमने SSLV का उपयोग करा, हमारा कम भी खर्चा हो, तो ये समझ रहा हो, इसलिए हम इस तरफ आ रहे हैं। हमको कुछ बड़ी सेटेलाइट छोड़नी होगी तो हम GSLV का उपयोग कर लेंगे, और छोटी सेटेलाइट छोड़नी पड़ेगी तो SSLV का उपयोग कर लेंगे। वहीं आप समझो दोस्तों, तो अभी हम छोटे छोटे 5-5 किलो के भी छोड़ने के लिए एक NSLV का भी जो है विकास कर रहे हैं, ठीक है, नैनो सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो कि 5-5 किलो के छोटे छोटे 1-2 किलो के लेके जाएगा अपने साथ पेलोड, ठीक है। छोटी छोटी जो इंटरलिंक जो वेबसाइट होती है ना दोस्तों, सेटेलाइट जो कि नेट की उपयोग में आती है, कम्युनिकेशन में काम होती है, उनके लिए। तो आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है, क्या था हमारा दिक्कत है उसमें, क्यों लॉन्च होगा। साथ में कुछ वर्ल्ड की अफेयर में देखोगे आप, तो रशिया ने दोस्तों लॉन्च करा ईरान का सेटेलाइट, ठीक है। रशिया ने दोस्तों ईरान का एक सेटेलाइट लॉन्च करा, जिसका नाम है क्यामा, ठीक है, ठीक है, क्यामम नाम है इसका, क्या या खायाम, ठीक है, खायाम, ठीक है। तो मेनली ये खायाम नाम क्यों रखा, क्योंकि वहाँ के एक फेमस साइंटिस्ट है दोस्तों, पर्शियन साइंटिस्ट, जिसका नाम है उमर खायाम, उनके नाम पर ये लॉन्च करा है, और ये लॉन्च हो चुका है दोस्तों। तो रशियन रॉकेट दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों सोयूज रॉकेट, ठीक है। सो सोयूज नाम इनका, सोयूज रॉकेट। वो यहाँ पर शेड्यूल कम से कम 8 बजे मॉस्को के टाइम के अनुसार रशिया के बेकानूर, तो रशिया में नहीं, बेकानूर तो रशिया इस्तेमाल करता है, बेकानूर लॉन्चिंग जो स्टेशन है इनका कजाकिस्तान में, उसके थ्रू यहाँ पर याद करिए, बेकानूर स्टेशन से ही हमारा रशिया ने पहली बार जो कि हमारा आर्यभट्ट लॉन्च करा था। और ये बेकानूर जो लॉन्चिंग स्टेशन है काफ़ी पुराना है कजाकिस्तान में, लेकिन रशिया ने इसको अपने कंट्रोल में रखा है, ठीक है। जब ये USSR हुआ करता था, कजाकिस्तान इसका पार्ट, जब से ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका जो है ईरान, जो कि ईरान कंट्री है, उसका यहाँ पर रशिया ने सेटेलाइट लॉन्च करा है। अब कहीं ना कहीं इससे 2-3 पेज इंपॉर्टेंट सामने है। मेनली एक जो सेटेलाइट एक हाई रिजोल्यूशन कैमरे के साथ इसको लॉन्च करा गया है, और ये मेनली यूज़ करने की बात यहाँ पे की जा रही है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और क्लाइमेट या वेदर मॉनिटरिंग में काम आएगा। लेकिन कई सारे लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि, कई सारे एलिगेशन इसमें ये लग रहे हैं कि रशिया इसका यूज़ कर सकता है यूक्रेन को यहाँ पर सर्विलांस में रखने के लिए, यूक्रेन की जासूसी करने और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है। वहीं तेहरान ने यहाँ पे साफ तौर पे करा है कि इस प्रकार का जो उपयोग है हमारी कंट्री के लिए किया जाएगा, उसमें मेनली सिविल पर्पस से ही, सिविलियन पर्पस से ही किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसका डिफेंस यूज़ कभी नहीं किया जाएगा, ऐसा उसका कहना है। ना हम करेंगे, ना किसी देश को दूसरों करने देंगे। लेकिन सामने ये आता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं इसराइल भी इसका जो सर्वेलेंस एरिया काफ़ी बड़ा है, मतलब इसका ऑपरेट सक्सेसफुली अभी कर रही है। इसका मॉनिटरिंग एबिलिटी आप देखोगे तो इसराइल और इसके आसपास की कंट्री, पहले हम बात करें मिडिल ईस्ट, ठीक है, यूरी हो गया, बोस्नी हो गया, रशिया, ठीक है, इन सब जगह को मतलब ये आसानी से दोस्तों ट्रैक कर सकती है और आसानी से सर्वेलेंस में रह सकती है। तो इसका आरोप ये भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो आपको याद रखना है। कामयान जो सेटेलाइट है अभी हाल ही में रशिया के लिए किसने लॉन्च करी, मतलब ईरान के लिए किसने लॉन्च करी, रशिया ने लॉन्च करी, तो ईरानी सेटेलाइट है। सिंगर ओलिवा करके दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, ओलिवा न्यूटन जॉन, ये 73 की उम्र में इनका देहांत हो गया है, ठीक है, फाइनली ये रेस्ट इन पीस हो चुकी है। तो ओलिवा जी दोस्तों मेनली ग्रैमी अवार्ड विनर है दोस्तों, और काफ़ी सारे पॉप सिंगर्स, पॉप सॉन्ग्स इनने गाए हैं दोस्तों, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग आए दिल था, जैसे फिजिकल इनका एक गाना था दोस्तों, इसके अलावा यू आर द वन दैट आई वॉन्ट, ठीक है, ये भी इनका गाना था। काफ़ी सारे गाने इन्होंने अपने समय पर गाए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं
हाँ, तो ये है दोस्तों चेस ओलंपियाड जो कि 44th जो कि इंडिया में पहली बार हुआ दोस्तों, इसका समापन हो चुका है और फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। समझते क्या है इंडिया की पोजीशन। तो इंडिया की तौर से दोस्तों दो टीम खेली थी, एक खेली थी इंडिया वन, ठीक है, एक तो खेलती है इंडिया टू टीम जो कि मैन की टीम थी, और इंडिया थी कुल मिला के दो टीम थी, प्लेयर तो बहुत सारे थे उसमें, और इंडिया वन थी जो कि वुमेन की टीम थी। तो इंडिया के इतिहास में पहली बार है कि कोई सी महिला टीम ने दोस्तों मेडल जीता है, वो भी ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। तो एक खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पर जो हमको उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा, लेकिन फाइनली हमको फीमेल मेल टीम से भी दोस्तों, जो पुरुष टीम है उनसे भी ब्रॉन्ज की उम्मीद रखनी पड़ी। तो हमारे को ब्रॉन्ज में कुल मिला के मिला दोनों प्रतिस्पर्धा में। समझते क्या क्या हुआ। तो दोस्तों 44th चेस ओलंपियाड जो की बात करें तो उज्बेकिस्तान की जो टीम है दोस्तों, उसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, जो कि आर्मेनिया को इन्हें हराया दोस्तों। और इंडिया टू टीम की बात करें जो कि पुरुष टीम थी, उसको यहाँ पर गोल्ड ब्रॉन्ज से सेटिस्फाइड होना पड़ा दोस्तों। तो ये देखिए आप, उज्बेकिस्तान यहाँ पर फाइनल ओपन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर रही। और वुमेन टीम में बात करें तो यूक्रेन, तो यूक्रेन बेचारा भी युद्ध से जूझ रहा है, लेकिन फाइनली उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन करा, ठीक है। एना मुकिन जी करके यूक्रेन की प्लेयर थी, ये महिला टीम से। और फीमेल टीम मेल की बात करें तो ये आप समझ सकते हैं। अगर बात करें हमारी मेल टीम में कौन कौन था, तो डी गुकेश थे दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। निहाल सिंह दोस्तों, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। आर प्रगनंदा ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और इसके सॉरी आर प्रगनंदा हाँ, ब्रॉन्ज मेडल। उसके अलावा दोस्तों बी अधिभाव, ठीक है, और रुकन स्वामी जी जो भी आप समय सधवानी, इन लोगों ने कुछ मेडल जीते। अगर देखेंगे इंडिया की पोजीशन में डी गोकेश गोल्ड मेडल, निहाल सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता, अर्जुन जी ने दोस्तों यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता, और इसके अलावा दोस्तों आर प्रगनंदा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कुल मिला के हमारी जो टीम ही ब्रॉन्ज मेडल से सेटिस्फाई हुई। और पहली बार है कि महिला टीम ने दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करा है। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये महिला टीम थी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता है महिला टीमों में, ठीक है। अगर आप देखें तो आर वैशाली जी यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और तानिया सचदेव ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दिया ने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये देख सकते हैं आप, इन सबके पिक्चर दे रखिए। ये आर प्रज्ञानंदा ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। डी गुकेश ने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, और निहाल सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता है। वहीं बात करें दोस्तों, अर्जुन जी ने सिल्वर मेडल जीता है, इनने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तानिया जी ने दोस्तों ब्राउन मेडल और कांस्य पदक इन्हें, और विशाली जी ने भी आप देखिए कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ये टीम का आप देखा कि उज्बेकिस्तान की मेल टीम जो कि यहाँ पर जीती है, मेल में उज्बेकिस्तान जीता है और फीमेल में यूक्रेन जीता है, ठीक है। ये है यूक्रेन की टीम फीमेल के लिए, और ये है उज्बेकिस्तान। इंडिया की ब्रॉन्ज टीम यहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडियाज़ वन मेडल फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम था दोस्तों इंडिया ने, जो कि पहली बार ओलंपियाड में वुमेन ने ब्रॉन्ज कोई सा मेडल जीता है, जो कि ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो है स्टेप चेस जो कि बर्मिंघम ओलंपिक जो हमारे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम जो चल रहे थे 2022 के बर्मिंघम में, उसमें यहाँ पर 3000 मीटर की स्टेप चेस के लिए दोस्तों यहाँ पर हमको सिल्वर मेडल मिला है। लेकिन ये चूकते चूकते बता दें, क्योंकि तो पास में बड़ा क्लोज थे दोस्तों, गोल्ड मेडल आता था रहेगी हमारा कल, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि ठीक है, अविनाश सब्बल करके दोस्तों है यहाँ पर, इन्होंने कहा है कि मैं फॉरगेट करना चाहता हूँ ये सब चीज़ें जो इंसिडेंट मेरे साथ हुए। आई नीड टू फॉरगेट द अचीवमेंट सून, द 300 मीटर सिल्वर मेडलिस्ट स्टेप चेस। इन्होंने कहा दोस्तों हमें, ठीक है, आई हैव टू रीस्टार्ट माई ट्रेनिंग एंड आई हैव नॉट अचीव एनीथिंग, आई डू फील हैप्पी बट आई मैन फोकस ऑन थिंग द अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उनका कहना है कि मैं इससे भी अच्छा कुछ प्रदर्शन कर सकता था अपने देश के लिए, लेकिन काफ़ी चूके वो, और लेकिन फाइनली उन्हें सिल्वर मेडल जीता दोस्तों। इनका नाम है अश्विनी सब्बल। तो स्टेप चेस चैंपियनशिप, अगर आपको पता नहीं तो रनिंग में भी स्टेप चेस का होता है, तो बीच में काफ़ी सारी बाधाएं होती है, जिसे बाघा दौड़ भी बोलते हैं। 3000 मीटर की ये दौड़ थी, और 3000 मीटर की दौड़ का ये सबसे बेकार रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। सबसे लोएस्ट टाइम इस बार का है हिस्ट्री में चैंपियनशिप का, जो फाइनल चैंपियनशिप का मात्र 8 मिनट सबसे लार्जेस्ट टाइम रहा, मतलब 8 मिनट 31 सेकंड का कुछ समय रहा। लेकिन आमतौर पे जो है इसका टाइम रहता है 8 मिनट 11 सेकंड का रहता था दोस्तों, ठीक है। और इस बार बड़ा लोअर क्यों रहा है ये नहीं पता, लेकिन स्टेप चेस भागा दौड़ होती है, बीच में काफ़ी सारे हर्डल और पानी और दूसरी चीज़ होती है, इसको कूद कूद के फान के दोस्तों एथलीट को दौड़ना पड़ता है, और काफ़ी स्टेमिना इसमें चाहिए रहता है। लेकिन हमको सिल्वर मेडल मिला, इसका बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का सेशन यही समाप्त करते दोस्तों, ये लास्ट न्यूज़ थी। और काफ़ी दिनों बाद हमने इसको स्टार्ट करा सेशन को, एक हफ्ता का गैप हो गया था, तो माफ़ी चाहूँगा उससे प्लीज़ के लिए। और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योग्राफी का भी एक सेशन यहाँ पर शाम तक हो सकता है, ठीक है। ज्योग्राफी का फोर्थ जो पार्ट है, जो कि हम अच्छी तरीके से अलग टाइप से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो धन्यवाद, बने रहिएगा।